वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 5th सेमेस्टर में आपने इकोनॉमिक्स के 2 पेपर दिए होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक इसी प्रकार से 6वें सेमेस्टर में यानी कि 6th सेमेस्टर में बीए के 3rd ईयर में आप एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देंगे। ठीक इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के भी एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे। यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसके 2 पेपर। पहला पेपर जो है आपका, उसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानना है पहले, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हमको समझना है। तो ये 2 पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे मतलब कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें 2 पेपर होंगे, इसी 8वीं इकाइयों में 2 पेपर में बटा हुआ होगा, यानी पेपर 1 भी 2 पेपर में बटेगा। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गए, उसमें आप शुरुआत की 4 इकाई यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पेपर 1 में पढ़ेंगे, पेपर 2 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में जो दूसरा पेपर होगा उसमें भी 2 खंड आपको मिलेगा। दूसरे पेपर की अगर बात की जाए तो दूसरे पेपर में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, उसमें ऑप्शनल टाइप का होगा, यानी कि आप कुछ बच्चे जो होंगे वो पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और कुछ बच्चे प्रारंभिक गणित पढ़ेंगे यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो दोनों में से आपको कोई एक ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरे पेपर में 2 पेपर आपको मिलेंगे, उनमें से केवल एक ही पेपर आपको पढ़ना है। जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको दोनों में से एक को ही चूज करना है जो आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो कृषि अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ें, और आप चाहेंगे तो प्रारंभिक गणित आपको मिल जाएगी यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो अगर आपको जो पढ़ना है वो चूज कर ले रहे हैं तो आप जो है, जब आपका परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन होगा, भरा जाएगा, तो उस समय आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे कई सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपने 5th सेमेस्टर में जैसा आपने भरा था दूसरे पेपर में चूज करने वाला था, ठीक इसी प्रकार से 6वें सेमेस्टर में भी आपको चूज करने वाला मिलेगा। हालांकि वो बात की बातें हैं, उसमें हम समझेंगे जब सेकंड पेपर का मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो मैं कृषि अर्थशास्त्र का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा और प्रारंभिक गणित का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स दोनों का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो है अर्थशास्त्र बी तृतीय वर्ष 6वां सेमेस्टर पेपर नंबर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको हम विधिवत तरीके से जानने वाले हैं। बेसिकली इस सिलेबस में क्या शामिल है उसको आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिरकार हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक को है। ठीक है, फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या आपके सिलेबस के अंतर्गत संकलित है, उसको मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करूंगा और आगे बढ़ूंगा। देखिए, यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को समझना है, यानी कि स्ट्रक्चर आपको समझना है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, समझना है चैप्टर नंबर 1 में। इसके अलावा उसकी विशेषताओं के बारे में, किसकी विशेषता? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको समझना है। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, किसके रूप में? विकासशील। विकासशील का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि अभी विकसित हुई नहीं है, विकसित होने की कगार पर है, यानी कि विकास हो रहा है अभी। ठीक है, तो यानी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे भैया? भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। किसके रूप में? विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राज्यों का तुलनात्मक विकास देखेंगे, यानी कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों में कौन सा राज्य का विकास कैसे हो रहा है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट नंबर 1 के जो चैप्टर्स होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे यूनिट नंबर 2 में जो सिलेबस मतलब आपके चैप्टर्स दिए गए हैं उनके बारे में। यूनिट 2 में आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र के बारे में हमको समझना। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जब आप इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो कृषि को दरकिनार आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कृषि को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं भाई कृषि में क्या है। देखिए, कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्रीकल्चर रीजन्स हैं उनके बारे में जानेंगे, खास करके जो कृषि क्षेत्रों में संस्थागत सुधार किए गए उन सुधारों के बारे में नजर डालेंगे। आखिरकार
जो भारतीय इतिहास रहा है उसमें किस तरीके से कृषि में रिफॉर्म हुआ, किस तरीके से कृषि में सुधार हुआ, और वो भी संस्थागत सुधार कैसे कैसे हुआ, संस्थाओं के माध्यम से कैसे कैसे सुधार हुआ, जो कृषि की विभिन्न संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जो सुधार हुआ उन सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कृषि में तकनीकी परिवर्तन यानी कि टेक्नोलॉजी जो कृषि से रिलेटेड है उन टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन दिखे हैं, ठीक है, आज के 100 वर्ष से लेकर के अगर आप जोड़े तो किस तरीके से विकास हुआ कृषि में, चाहे हरित क्रांति की बात करें या तमाम प्रकार की क्रांतियां हुई हैं कृषि के क्षेत्र में, तो क्रांतियों के फलस्वरूप किस प्रकार के यंत्रों का विकास हुआ है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के दम पर किस तरीके से फसल की जो उपज है उसमें कितना बढ़ोतरी हुई, इन चीज़ों को भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कृषि में तकनीकी परिवर्तन देखेंगे। इसके अलावा कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की जो शर्तें हैं उन शर्तों के बारे में समझेंगे, यानी कृषि और उद्योग के बीच में जो ट्रेड की यानी व्यापार की जो कुछ शर्तें हैं उन शर्तों के बारे में जानेंगे। आखिरकार कौन सी वो शर्तें हैं जो कि कृषि और उद्योग के बीच में है, ठीक है, उसको जानेंगे। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड सरकार की कई सारी नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में हम नजर डालेंगे। तो इस तरीके से कृषि नीतियों के बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे सतत कृषि। सतत कृषि मतलब होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से तात्पर्य होता है कि जब कृषि जो होती है, कृषि का विकास होता है, यानी कि जो विकसित कृषि होती है, जैसे कि पहले आप देखते थे बैल से खेती होती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ है और सतत जब जहाँ पर लग जाता है तो ऐसे इस तरीके से हम कृषि करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए जो हमारा खेत है उसकी उपज क्षमता जो है वो बनी रहे। यानी हम केवल अपने स्वार्थ के लिए खेत की संपूर्ण ऊर्जा का ह्रास ना कर दें या खेत की संपूर्ण जो उपज है उसको नष्ट ना कर दें, यानी हम इस तरीके से खेत का इस्तेमाल करें ताकि जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी उसमें उपज की जो क्षमता है वो बची रह सके। ये होता है सतत कृषि, यानी सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो नीतियां हैं, कौन सी ऐसी नीतियां अपनाएं जिससे हम सतत कृषि को कर सकें, यानी कि ऐसी कृषि कर सकें जिससे खेत की उपज या जो उर्वरक क्षमता है वो क्षीण ना हो, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कृषि संकट और कृषि श्रम, यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबर है और एग्रीकल्चर जो कृषि हैं उनके बारे में समझेंगे, यानी कृषि संकट और कृषि श्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 2 आपका संपन्न होगा। तो कृषि से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो प्रश्न होंगे यूनिट नंबर 2 में हम समझ लेंगे, तो फिर आपको कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर 3 में आते हैं। इकाई नंबर 3 की अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि भारत जरूर एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत कभी भी उद्योगों में पीछे नहीं रहा है। भारत में उद्योग एक प्रकार से इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बीते दशकों में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विकास हुआ है उद्योगों में, औद्योगिक क्षेत्रों में। तो उन्हीं क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो उद्योगों में आगे हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीतियों के बारे में जानेंगे, यानी उद्योगों को चलाने के लिए कुछ नीतियां होती हैं जिन नीतियों पर सरकारें काम करती हैं और उन्हीं नीतियों के तहत इंडस्ट्री आगे बढ़ती है और इंडस्ट्री जो होती है वो एक प्रकार से विकसित होती है या विकासशील के पथ पर अग्रसर होती है। तो औद्योगिक नीतियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि जो एक प्रकार से पब्लिक जो रिलीफ है या पब्लिक जो एरियाज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनके उद्यम और उनका प्रदर्शन, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, यानी जो सरकारी क्षेत्र है या सार्वजनिक क्षेत्र है उनका उद्यम, वहाँ पर मतलब उनके कौन से उद्यम है और उनका क्या प्रदर्शन रहा है उद्योगों के क्षेत्र में, उसको जानेंगे। इसके अलावा निजीकरण, यानी जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं या प्राइवेट जो उद्योग हैं उनके बारे में जानेंगे। एवं विनिवेश बहस, यानी जो एक प्रकार से निजीकरण और विनिवेश पर, विनिवेश का मतलब एक प्रकार से निवेश आप समझते हैं किसी में आप खर्च करना या किसी में कोई पैसा लगाना, विनिवेश का मतलब होता है नहीं लगाना। तो निजीकरण और विनिवेश बहस ये एक प्रकार से एक डिबेट है, उस डिबेट के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा लघु मध्यम और बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, यानी कि लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक श्रम, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापार संघ होते हैं, व्यापार संघ मतलब जो ट्रेड यूनियन होते हैं, उन ट्रेड यूनियन के द्वारा कई आंदोलन किए गए हैं, उन आंदोलनों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इकाई नंबर 3 में संकलित चैप्टर्स को समाप्त कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 4 हमसे मिलेगा,
यूनिट नंबर 4 बोलेगा कि भैया जैसे आप लोगों ने 3 को पढ़ा वैसे हमको भी पढ़ डालो, तो हम कहेंगे चलिए भैया इसको भी पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है भारत में योजना, यानी प्लानिंग इन इंडिया। अब क्या प्लानिंग है इंडिया की, या इंडिया में कौन सी प्लानिंग की बात कर रही है यहाँ पर इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। भारत में योजना तमाम प्रकार की जो बनाई गई हैं, उद्योगों के विकास के लिए बात करें या कृषि के विकास के लिए या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो भारत में योजना की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य रहा योजना का भारत में, और योजना की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, रही हैं कौन सी रणनीतियाँ, उन रणनीतियों के बारे में जानेंगे। यानी कि भारत में योजना का उद्देश्य और रणनीतियाँ जो रही हैं, यानी कि स्ट्रेटजी जो रही है भारत में प्लानिंग की, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारतीय योजनाओं की सफलता की जो कहानी है, यानी जो भारतीय योजनाएं सफल हुई हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उनकी कहानी के बारे में समझेंगे, यानी कि सफलता जो है कैसे मिली, उन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा समावेशी विकास की रणनीति जो रही उसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद में विकास के लिए संसाधन कैसे जुटाया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। तो विकास के लिए संसाधन जुटाना ये भी एक टॉपिक है आपका, तो इन सभी टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास रहेगा। इन सभी टॉपिक से जो प्रश्न बनेंगे उसको लेकर के मैं मॉडल पेपर जल्द ही बनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष जल्द ही आएगा इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा महासंग्राम वीडियो भी देने का मैं काम करूंगा, और इस तरीके से आपको विधिवत तरीके से तैयारी होने वाली है अब की बार। आइए आगे देखते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य मतलब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके नेचर यानी उसकी प्रकृति को समझेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जानेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो जननांकिकीय प्रोफाइल क्या है, उसकी जननांकिकीय प्रोफाइल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की उसको जानेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनकी स्थिति, अगर संसाधन है तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उन कारकों पर नजर डालेंगे, यानी ऐसे कारक जो कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, उन विभिन्न कारकों का या प्रमुख कारकों पर हम नजर डालेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारक जो हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायता देते हैं या उसको रोकने में एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, चाहे आर्थिक कारक हो चाहे गैर आर्थिक कारक हो, यानी चाहे आर्थिक हो यानी कि चाहे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हों चाहे नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स हों, दोनों प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं पे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को। तो उन विभिन्न फैक्टर्स को समझेंगे, चाहे वो जो है मतलब कि इकोनॉमिकल हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चर्चा कर लेंगे यूनिट नंबर 5 को। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर अगर 6 की बात करेंगे यानी कि इकाई नंबर 6 की, इकाई नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विकास का जो पैटर्न है, यानी उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय इलाके हैं या क्षेत्रीय जो है चाहे कोई भी चीज़ हो जो क्षेत्रीय स्तर पर है उनका विकास कैसे किया जाता है, किस पैटर्न पर उसका विकास किया जाता है, उस पैटर्न को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विकास पैटर्न। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, यानी उत्तर प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से हो रहा है और दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी उसकी भारत की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है, दोनों के विकास की दर या दोनों के विकास का जो गति है या पैटर्न है, जो पैमाना है, जो मापदंड है, उन सभी के आधार पर हम लोग समझेंगे, यानी एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बीच। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का ढांचागत विकास देखेंगे। ढांचागत विकास का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो ढांचागत विकास होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है और उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इकाई नंबर 7 पे पहुंचेंगे। इकाई नंबर 7 में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर
इकाई नंबर 7 की अगर बात करें तो इकाई नंबर 7 में हम पढ़ेंगे भूमि जोत और सिंचाई का पैटर्न, यानी कि भूमि की जुताई करने का जो पैटर्न होता है या सिंचाई का जो पैटर्न होता है खेत की, वो पैटर्न को समझेंगे। यानी पहले कैसा पैटर्न था, पहले जुताई कैसे की जाती थी, आज जुताई कैसे होती है, दोनों पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश में विशेष करके जुताई का क्या पैटर्न है, सिंचाई का क्या पैटर्न है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भूमि जोत और सिंचाई का क्या पैटर्न है। इसके अलावा कृषि में उत्पादन और उत्पादकता कैसी है उत्तर प्रदेश की, कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है, और कृषि के मामलों में अगर देखेंगे उत्पादन कैसा हो रहा है और उत्पादकता कितनी है, इसको समझेंगे। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण, यानी कि कृषि यंत्रीकरण से तात्पर्य सीधा सीधा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए जो तमाम प्रकार की तकनीकियां हैं उनका विकास कैसे हुआ, और यंत्रों का विकास, कृषि में जो लगने वाले यंत्र हैं, कृषि के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो यंत्र हैं उनका विकास कैसे कैसे। जैसे कि पहले आप देखते हैं हल से जुताई होती थी, बैल होता था उससे जुताई जाती, एक नसी होती थी और वही जोतती थी। लेकिन आजकल क्या है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, हैरो हैं, तमाम प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजी आज आ गई है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखेंगे। इसके अलावा फसल विविधीकरण, फसल विविधीकरण का मतलब क्या होता है, कृषि करने की एक कला होती फसल विविधीकरण, यानी कि कई कई फसलों को हर साल अगर एक खेत में एक ही फसल आप बोओगे तो फसल जो होगी वो भी कम पैदा होगी, और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होगी वो भी क्षीण होती जाएगी। इसीलिए फसल को हमेशा बदल बदल कर अगर आप बोएंगे तो आपका खेत उपजाऊ होगा, शक्तिशाली होगा, उर्वरक क्षमता और बढ़ेगी। तो फसल विविधीकरण मतलब कि अलग अलग फसलों को बोना, इसको समझेंगे। इसके अलावा कृषि ऋण, यानी जो कृषि को लेकर के ऋण या कर्जा जो लिया जाता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि नीति और रणनीतियाँ, उत्तर प्रदेश की कृषि को लेकर के क्या क्या नीतियाँ बनाई गई सरकार के द्वारा और क्या क्या स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीतियाँ बनाई गई हैं, उन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कैसे हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास किस हद तक एक प्रकार से हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 7 आपका समाप्त होगा। यूनिट नंबर जो है 8 की हम बात करेंगे, यानी कि इकाई 8 की बात करेंगे। इकाई 8 की अगर बात की तो समस्याएं और नीतियाँ, ये आपका इकाई नंबर 8 का चैप्टर होगा, समस्याएं और नीतियाँ। किसकी समस्याएं किसकी नीतियाँ, तो उत्तर प्रदेश की जो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नीतियाँ क्या क्या हैं, उन नीतियों और समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उन उद्योगों के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का क्या पैटर्न रहा है, उस पैटर्न पर नज़र डालेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति जो रही है उस औद्योगिक नीति के बारे में जानेंगे, यानी कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी रही है उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा सेवा क्षेत्र का विकास पैटर्न, यानी सेवा क्षेत्र का जो विकास पैटर्न है वो कैसा है उत्तर प्रदेश का, उसको समझेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से इसका जुड़ाव क्या है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अन्य क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से क्या जुड़ाव है, अर्थव्यवस्था का अन्य क्षेत्रों से क्या जुड़ाव है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है, उद्यम माने उद्योग, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सूक्ष्म उद्यम है या सूक्ष्म जो एक प्रकार से उद्योग है या लघु उद्योग मध्यम उद्योग जो हैं उन उद्योगों के बारे में नजर डालेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप एमएस यमी बोलते हैं। एमएस यमी, यम का मतलब माइक्रो, यस का मतलब स्मॉल, यम का मतलब मीडियम और ई का मतलब ईएस का मतलब होता है इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है यूपी में, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा एक नीति और है उत्तर प्रदेश की जो बड़ी फेमस है, उत्तर प्रदेश में एक उत्पाद एक जिला, यानी कि ओपीडी ओडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक नीति है, एक उत्पाद एक जिला, इसके बारे में समझेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में जो है इसका क्या योगदान रहा है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका संपूर्ण सिलेबस जो होगा वो कवर हो जाएगा। इतना ही आपको पढ़ना है पेपर नंबर 1 में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो इसके बारे में हम समझेंगे, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपके पेपर का नाम है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, बीए के बारे में अगर मैं बताऊं तो बीए में आपको ये पढ़ना होता है, बीए 6 सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसी का सिलेबस है।
और पेपर 2 की अगर बात की है तो आपको 2 पेपर मिलेंगे पेपर 2 में। पेपर 2 में जो 2 पेपर मिलेंगे उसमें आपको चूज करना होगा कि आप ये पढ़ेंगे कि आप ये पढ़ेंगे, यानी आप कृषि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे या फिर आप प्रारंभिक गणित पढ़ेंगे, अंग्रेजी में बोले तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इन दोनों में से एक ही केवल पढ़ना है पेपर 2 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से आपने 5th सेमेस्टर के पेपर 2 में आपने चूज करके पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको चूज करके ही पढ़ना है। तो आप पेपर 2 में चूज कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल होगा, आपका भरा जाएगा, उस समय आपको ये चूज करने को मिलेगा, तब आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस मैंने डिस्कस किया और जल्द ही मैं कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दोनों का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने आज डिस्कस किया पेपर 1 का सिलेबस। क्या आपको सिलेबस डिस्कशन का ये तरीका पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने, ताकि सभी दोस्त आपके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं क्या आपको हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से सिलेबस चाहिए, जैसे मैंने आज डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का, क्या ऐसे और सब्जेक्ट के आपको सिलेबस चाहिए? तो हालांकि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र का और हिंदी का, सभी का सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है और सब्जेक्ट के सिलेबस आपके जल्द ही डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।